Hello friends, welcome to my channel and this video is for the students of MA English Literature. So this is the poem Ode to Intimation of Immortality. It's a complete prepared note for exam purpose. So today I will explain the summary of this poem. It is written by William Wordsworth, and William Wordsworth is known as a priest of nature or poet of nature. So let's start. Immortality Ode is one of the greatest and noblest English poem. तो ये सभी जानते हैं कि ग्रेटेस्ट एंड नोबल पोइम है इंग्लिश पोइट्री में. इट वॉज रिटन partly in 1806 and partly in 1807 means 19th century में. Wordsworth reached one of the highest peak of English poetry of the romantic period with this ode. इस ओड से वर्ड्सवर्थ जो है इंग्लिश रोमांटिक पीरियड में, इंग्लिश पोइट्री के रोमांटिक पीरियड में एक हाईएस्ट पीक पर पहुंच जाते हैं. मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं. इट इज़ द हाई वाटर मार्क ऑफ पोइट्री इन 19th century. The theme of the poem is the immortality of the human soul, of which one is aware in childhood, but which fades means गायब हो जाना या उड़ जाना, fades from one's mind with growing years. तो इसमें ये कह रहा है कि जो इमोर्टैलिटी इस पोएम में क्या बताया गया है कि जो ह्यूमन सोल है वो इमोर्टल है, जो कभी ख़त्म नहीं होती, इमोर्टल है. और चाइल्डहुड में इसके बारे में हम अवेयर रहते हैं. जब हम चाइल्डहुड एज में होते हैं हम इस चीज़ के लिए अवेयर रहते हैं, मतलब हमें ये पता होती है. लेकिन जैसे जैसे ग्रोइंग ईयर, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, ये रियलिटी हमारे दिमाग से फेड अवे हो जाती है. मीन्स धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, गायब हो जाती है. According to Borra, Wordsworth picked up the idea because it helped him to explain his own visionary means imaginative moments. The poem has been recognized. These are the quotation line. You can put these lines in your answers. It make your answer impressive. The poem has been recognized as a masterpiece of philosophical or metaphysical poetry. तो मेटाफिजिकल और फिलोसफिकल पोइट्री में ये एक मास्टरपीस है, मीन्स जो बहुत ज़्यादा अच्छा लिखा गया हो. द पोइम इज़ बेस्ड अपॉन वर्ड्सवर्थ्स एक्चुअल एक्सपीरियंस. वन ऑफ द बेसिक आइडियाज़ ऑफ द पोइम इज़ दैट द सोल लिव्ड इन हेवन बिफोर कमिंग इनटू दिस वर्ल्ड. इसका एक मेन आइडिया क्या है कि हमारी जो सोल है इस वर्ल्ड में आने से पहले कहाँ रहती थी? हेवन में रहती थी. The poem begins with a realization of the loss that the poet has suffered. तो पोइम क्या है? पोइम इस लॉस को रियलाइज़ कराती है जो कि पोइट ने सफ़र किया है. कौन से लॉस को सफ़र किया होगा उसने? द पोइट सो ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर क्लॉथ इन हेवनली लाइट. तो पोइट देखता है कि सब कुछ जो नेचुरल ऑब्जेक्ट हैं वो हेवनली लाइट में क्लॉथड हैं, मीन्स हेवनली लाइट उन पर लिपटी हुई है. This is to say that he appreciates each and every object of nature. वर्ड्सवर्थ जो है each and every object of nature को appreciate करता है. यहाँ लॉस के बारे में जो बात थी वो ये है कि हम धीरे धीरे जो हम चाइल्ड जब होते हैं, बच्चे होते हैं, हमें सारा विजडम होता है, हमारे पास नॉलेज होती है कि हम पहले कहाँ थे, कैसे थे और अब हम कहाँ पर हैं. लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं हम हेवनली ट्रुथ को भूलते जाते हैं जो हमने हेवन में देखा था. देयर वॉज अ टाइम व्हेन मेडोज ग्रोव मीन्स पेड़ों के झुंड, एंड स्ट्रीम झरना, द अर्थ एंड एवरी कॉमन साइट टू मी डिड सीम. ये इसी पोइम की लाइन्स हैं. ये इन हिज फैंसी he is surrounded, fancy means imagination, he is surrounded with a heavenly radiance means उस light में, heavenly light में. Heaven lies about us in our infancy, but as advances of years, the darkness of earth, which is prison house for a soul, begin to surround him.
at least the light completely disappears in his manhood days. वो कहते हैं कि जैसे जैसे हम एज बढ़ती जाती है, एडवांसेस ऑफ ईयर्स मीन्स जैसे जैसे हम एज में बढ़ते जाते हैं, ये जो डार्कनेस है, ये अर्थ का जो डार्कनेस है, जिस संसार में मीन्स जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं, उस वर्ल्ड का जो डार्कनेस है वो कैसा है, विच इज़ अ प्रिजन हाउस फॉर सोल, सोल के लिए एक प्रिजन हाउस की तरह है. बिगिन टू सराउंडेड हिम टिल एट लीस्ट, और उसको एकदम घेर लेता है ये अंधेरा एक आखिरी टाइम तक, जब तक कि जो कम्प्लीटली डिसअपियर इन मैनहुड डेज, जब तक ये जो हेवनली लाइट है ये मैनहुड डेज से कम्प्लीटली डिसअपियर नहीं हो जाती. मीन्स जो हेवनली जो लाइट है वो मैनहुड डेज से जब तक कम्प्लीटली डिसअपियर नहीं हो जाती, तब तक जो अर्थ के डार्कनेस में हम अपने आप को, मीन्स अर्थ की डार्कनेस हमें घेरे रखती है. देन वर्ड्सवर्थ glorifies and idealizes the childhood in his poem. The child, says Wordsworth, is an actor who imitates every action and every gesture that he sees. चाइल्ड क्या है, चाइल्ड एक इमिटेटर है, एक एक्टर है जो सब कुछ इमिटेट करता है, हर एक्शन हर जेस्चर को इमिटेट करता है. द चाइल्ड इमिटेट्स एवरीबडी ही हैपन्स टू सी. ही विल इमिटेट अ मॉर्निंग, अ फेस्टिवल, ए फनरल, अ वेडिंग. तो जो चाइल्ड है वो किस किस को, मतलब हर चीज़ को इमिटेट करता है, जिसमें ये एग्जाम्पल्स हैं कि मॉर्निंग को, ये किसी के डेथ को भी, फेस्टिवल को भी, किसी की शोक सभा को भी, किसी की वेडिंग को भी. चाइल्डहुड देयरफॉर अ स्टेज ऑन विच आर रिप्रोड्यूस्ड द एक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ पीपल. तो चाइल्डहुड एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे सभी टाइप के पीपल के एक्शन को रिप्रोड्यूस किया जाता है, मतलब कोई कैसा भी करे बच्चा उसको इमिटेट करके उसी वक्त दिखा देता है, ऐसा कहते हैं वर्ड्सवर्थ. इंक्लूडिंग एन एज्ड मैन ट्रेम्बलिंग विद पाल्सी. पाल्सी मीन्स जो पैरालाइज है, तो जो भी एक पैरालाइज मैन जो ट्रेम्बलिंग कर रहा है, कांप रहा है, उसको भी जो है बच्चा इमिटेट करके दिखा देता है. The child's whole time is spent in imitation. The little anchor cons another part, filling from time to time his humorous days with all the person down to palsied ease. Then Wordsworth says that earth is the kindly posture, the mother of man, who tries to lure the child away from heaven by offering all the pleasures and pursuits to him so that he may forget his desire for the spiritual home. तो इसमें वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं कि जो वर्ड्सवर्थ सेज दैट द अर्थ इज़ द काइंडली पोस्चर, जो अर्थ है वो एक मदर है, द मदर ऑफ मैन है. वो क्या कोशिश करती है, लूर मीन्स लालच देने की, बच्चे को ऐसा लालच देती है ताकि वो हेवन के सारी ऑफरिंग्स को भूल जाए. ऑल द प्लेजर्स एंड परस्यूट्स टू हिम सो दैट ही मे फॉरगेट, उसको सारे तरह से प्लेजर और परस्यूट्स देती है ताकि वो हेवनली लाइट को भूल जाए, उस विजडम को भूल जाए. फॉरगेट हिज डिज़ायर फॉर द स्पिरिचुअल होम, मतलब अपने स्पिरिचुअल होम के सारे डिज़ायर्स वो भूल जाए. इसके लिए अर्थ जो है, जो मदर अर्थ जो है, उसे बहुत सारे लालच देती है. Forget the glory he hath known, and that imperial palace whence he came. According to the poet, the child is a great philosopher and a blessed seer. Seer मतलब जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, एक विजडम, एक जो वाइज मैन हो, because he knows all those spiritual truth which grown up men spend of their lives to learn. जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा वाइज है, सीर मतलब वाइज है, क्योंकि वो सारे स्पिरिचुअल ट्रूथ को जानता है, जो कि एक ग्रोन अप आदमी पूरी ज़िंदगी बिता देता है उन सबको सीखने के लिए. The poet thinks that the child is aware of his pre-natural existence in heaven. पोइट क्या कहते हैं कि चाइल्ड तो अपना जो
प्री नेचुरल एग्जिस्टेंस था हेवन में उसको भी जानता है, मतलब पैदा होने से पहले वो क्या था वो भी एक बच्चा जानता है। द सेंस ऑफ इमोर्टैलिटी डोमिनेट्स द चाइल्ड एज अ मास्टर कंट्रोल द स्लेव। जो सेंस है इमोर्टैलिटी का वो बच्चे को ऐसा डोमिनेट करता है जैसे एक मास्टर एक स्लेव को डोमिनेट करता है। ही इज़ आई अमंग द ब्लाइंड। ही इज स्ट्रेंज दैट द चाइल्ड शुड फॉरगेट his divine heritage, and thou best philosopher who yet dost keep thy heritage, though I among the blind. Then the poet offers his thanks to childhood, not because the child is always happy, carefree and hopeful, but for different reasons. अब पोइट क्या करता है, चाइल्ड को थैंक्स कहता है, इसलिए नहीं क्योंकि वो केयर फ्री है, होपफुल है, डिफरेंट या हमेशा हैप्पी है, किसी डिफरेंट रीज़न की वजह से थैंकफुल होता है जो पोइट है चाइल्ड के लिए। ही इज़ थैंकफुल टू चाइल्ड बिकॉज ऑफ द डाउट्स दैट ही एज अ चाइल्ड एक्सपीरियंस अबाउट द रियलिटी of this material world of sense, because of the great truth which he as a child knows, and because of the evidence which child provides for our belief in the immortality of the human soul. तो किन किन बातों के लिए थैंकफुल है? सबसे पहले तो बिकॉज ऑफ द डाउट्स दैट ही एज अ चाइल्ड एक्सपीरियंस, वो सारे डाउट्स के लिए जो एज अ चाइल्ड उसने एक्सपीरियंस किए अबाउट द रियलिटी ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड की रियलिटी के बारे में जो भी उसको डाउट थे वो चाइल्ड ने जो एक्सपीरियंस किए थे उसके लिए, एंड बिकॉज ऑफ द ग्रेट ट्रूथ विच ही सीज, एंड नेक्स्ट है एज अ चाइल्ड नोज एंड बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस, और वो सारे ट्रूथ जो बच्चा पहले से ही जानता है, बिकॉज ऑफ द ग्रेट ट्रूथ विच ही नोज, वो सारे ट्रूथ जो बच्चा पहले से ही जानता है, ग्रोन अप मैन होने से पहले से ही जानता है, और वो सारे एविडेंस जो एक चाइल्डहुड प्रोवाइड करवाता है, किस चीज़ के एविडेंस? हमारे विश्वास के इन द इमोर्टैलिटी ऑफ द ह्यूमन सोल, कि ह्यूमन सोल है जो कि इमोर्टल है। ये बिलीफ, इस बिलीफ को, इसको मतलब विश्वास दिलाने के लिए बच्चा सारे एविडेंस को प्रोवाइड, जो चाइल्डहुड डेज है वो एविडेंसेस प्रोवाइड कराती है। मीन्स ह्यूमन बीइंग को ये समझाने की कोशिश की जाती है कि जो सोल है वो इमोर्टल है, और इस रियलिटी को चाइल्डहुड डेज में जो है एक बच्चा मतलब पहले से ही जानता है, जो कि ग्रोन अप मैन इसको नहीं समझ पाता। तो इन सब के लिए एक चाइल्डहुड जो है, चाइल्डहुड टाइम जो है एक एविडेंसेस देते हैं। The poet now reconciles himself to the loss of the glory of childhood. जो पोइट अभी क्या है, खुद को रिकॉन्सिल करता है वो सारी ग्लोरी के लिए, चाइल्डहुड की वो सारी ग्लोरी के लिए जो कि अभी उसने लॉस कर दी हैं। ही हैज़ फाउंड अ कंपनसेशन, क्योंकि उसने अभी एक कंपनसेशन उसे इस चीज़ के लिए मिल गया है। ऑल्दो ही लॉस्ट ऑल द विजडम ऑफ चाइल्डहुड के उसने सारे विजडम उसने खो दिए, सारी वो समझ खो दी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को इस बात के लिए रिकॉन्सिल कर लेता है क्योंकि उसे कॉम्पनसेशन मिल जाता है इसके लिए। ही फाइंड्स कॉन्सोलेशन इन द सिंपैथी विच ही फील्स फॉर दोज हु सफ़र द फेथ इन अ लाइफ आफ्टर डेथ, and the philosophic mind which he has developed with the advance in year. compensation किस बात का मिल गया उसे? एक तो ये कि जो माइंड है, जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं हमारा माइंड क्या हो जाता है, फिलोसफिकल हो जाता है, और दूसरा क्या है, हमारा दिल जो है वो सिंपैथी से भर जाता है उन लोगों के लिए जो कि सफ़र कर रहे हैं, जो कि प्रॉब्लम में हैं। तो ये चीज़ें जो है वो कहता है कि ये कॉम्पनसेट करती हैं, क्योंकि अभी वो एक फिलोसफिक माइंड उसका हो गया है, अभी वो ह्यूमन काइंड के लिए अपने जो एटीट्यूड है उसका सिंपैथेटिक हो चुका है। दो नथिंग कैन ब्रिंग बैक द आर ऑफ स्प्लेंडर इन द ग्रास ऑफ द ग्लोरी, इन द फ्लावर्स वी विल ग्रीव नॉट
rather finds strength in what remains behind. Thus he has actually gained more than he has lost. मतलब ये वो कहता है कि जितना उसने लॉस किया उससे ज़्यादा उसने पा लिया. Having arrived at this stage in his thinking, he feels peaceful. The struggle which troubled him at the commencement of the poem is now over. Commencement होता है स्टार्टिंग में. जो ट्रबल उसको स्टार्टिंग में फील हो रही थी वो अभी नहीं है. His love for nature has not declined. लेकिन उसका लव है जो नेचर के लिए वो डेक्लाइन नहीं हुआ है, मतलब कम नहीं हुआ है. In fact, his love for nature has deepened. मतलब वो तो डीप हो चुका है और भी ज़्यादा गहरा हो चुका है. He does not find divine splendor in nature, but he finds a philosophical significance in nature's objects like fountains, meadows, hills, and groves, and tells them that his love for them has not declined. उसने जो है नेचर में डिवाइन स्प्लेंडर तो नहीं पाया, लेकिन वो जो ये सारी चीज़ें नेचर में जो उसे दिखती हैं, माउंटेन्स, मेडोज, हिल्स, ग्रोव्स, तो ये सारी चीज़ें से जो है उसका नेचर के प्रति जो लव है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कम नहीं हुआ है, डेक्लाइन नहीं हुआ है. He tells that his love for them is more deeper. The clouds that gather round the setting sun take a sober coloring from his eyes, and the meanest flower can arouse in him profound thought which cannot be expressed even through tears. वो क्या कहता है कि जो सन को सेटिंग होते टाइम, मतलब सनसेट होते टाइम, जो क्लाउड्स जो उसे गैदर करके रखते हैं, एक तो वो चीज़ जो कलर उस टाइम बनता है वो उसको बहुत ही ज़्यादा उसके मन को शांत करता है, उसकी आंखों को शांत करता है. और जो मीनेस्ट फ्लावर मीन्स एक छोटी से छोटी जो फूल जो है, फ्लावर जो है, वो भी उसको एक प्रोफाउंड थॉट, एक डीप थॉट उसको देता है, जो चीज़ें एक्सप्रेस नहीं की जा सकती टीयर से भी, आंसुओं से भी, जिस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता. टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव थॉट दैट डू ऑफन लाई टू डीप फॉर टीयर्स. Therefore, we have to admit that this ode of Wordsworth is supreme lyrical achievement. His personal feelings find natural expression can be seen in this ode. तो उसकी पर्सनल फीलिंग के या उसकी जो नेचुरल जो एक्सप्रेशन है वो भी इस पोएम में हम देख सकते हैं. In this ode, Wordsworth's pictorial and image making power may be noticed. वर्ड्सवर्थ की जो पावर है एक तो पिक्चराइज करने की और इमेजिन करवाने की, वो भी हम इसमें देख सकते हैं. वर्ड्सवर्थ पिक्टोरियल और इमेज मेकिंग पावर may be noticed. In this poem, he gives vivid picture of rainbow, the moon shining in a cloudless sky, etc. The ode also brings out the difference between his love for nature as a child and a man and the ode becomes a happy ending. तो इसमें वो क्या कहता है, ये जो ओड है brings out the difference, एक डिफरेंस लेके आता है. हिज लव फॉर नेचर, उसका जो नेचर के प्रति जो लव है, जो एक बच्चे के रूप में प्यार है वो भी, और एक मैन के रूप में जो उसका लव है नेचर के लिए वो भी, ये सभी इस पोएम में दिखाए जाते हैं. एंड द ओड बिकम हैप्पी एंडिंग, और ये ओड जो है एक हैप्पी एंडिंग पर एंड हो जाता है. सेंट्सबर्ग, दिस पोएम इज, इफ नॉट इन एवरी स्मॉलेस्ट डिटेल, as a whole perfect and immortal, it could not have written better. So this is very good quotation. किसी भी पोएम में हम लगा सकते हैं. Mainly this is for this, and now it is completed. I hope you will like this, and if you like then please press the button like and subscribe. In the next I will come with one more new question.
Thank you.